नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ किया है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या और भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने टू लेन पुल के बन जाने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। बता दें कि अक्सर यहां पे सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम लगा करता था, लेकिन अब टू लेन पुल बन जाने की वजह से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में सैर सपाटे के लिए जाने वाले सैलानियों को भी जाम के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पुल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रोड शो के कार्यक्रम में भी भाग लिया, यानी यहां पे रोड शो भी किया। खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी को गुरुवार को खटीमा में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री और अजय भट्ट ने कहा कि खटीमा गोलीकांड के शहीदों की बदौलत ही हम लोगों को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। इस मौके पर शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री धामी और अजय भट्ट ने सम्मानित भी किया। इस दौरान शहीद पार्क में मौजूद राज्य आंदोलनकारियों और आम जनता से मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा गोलीकांड के शहीदों की बदौलत ही हम लोगों को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। सरकार का ये प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों की इच्छा के अनुरूप किया जाए। इसको लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले शहीद दिवस पे घोषणा की थी कि अब खटीमा में जब भी शहीद दिवस मनाया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाएगा और इस बार से ये शुरुआत हो चुकी है। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार। और राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड में शहीद हुए 7 राज्य आंदोलनकारियों को देहरादून स्थित शहीद स्मारक पे राज्य आंदोलनकारियों ने श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र जुगराल ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान जो सपने देखे थे वो सपने आज भी राज्य बनने के बाद अधूरे हैं और अब उन सपनों को पूरा करने के लिए राज्य आंदोलनकारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हम 1 सितंबर 1994 खटीमा और 2 सितंबर 1994 मसूरी गोलीकांड, हमारा उस दिन से ही नारा है कि 1 खटीमा 2 मसूरी, देना था बलिदान जरूरी। ये हमारा नारा उस दिन से है। आज भी हम इस नारे पर जो है संकल्पबद्ध हैं, लेकिन ये सबको दिख रहा है कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पूरी हुई या नहीं हुई। हम भी कहते हैं कि पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ करना बाकी है, बल्कि जो है कभी आशाओं के अनुरूप नहीं, आशाओं के विपरीत काम हुए हैं इन 22 वर्षों में। तो आंदोलनकारी, यहाँ की जनता, यहाँ की संघर्षशील जनता, हमारे शहीद जो है आज सोच रहे होंगे कि क्यों बनाया उत्तराखंड। तो निश्चित रूप में परिकल्पना पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। देखिए, खटीमा में जो सबसे पहली शहादत इस राज्य के लिए हुई थी, आज हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। और हमारा जो एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसमें शहीद सलीम अहमद से लेके सरदार परमजीत सिंह से लेके तमाम जो है आज लोग जो है वहाँ पे जो शहीद हुए थे, उनको याद करते हुए मैं केवल और केवल ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता उन शहीदों को याद करे, नमन करे और उनके सपनों के अनुरूप हम अपने राज्य के विकास में आगे बढ़ें। आज खटीमा से लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जिस लोगों ने इस राज्य के आंदोलन में प्रतिभाग किया था, वो वहाँ पे अपने उन शहीदों को याद कर रहा है। और उत्तराखंड के नवनियुक्त महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने गुरुवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही बंशीधर तिवारी ने विभागीय कार्यों की जानकारी ली, साथ ही मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ नवीन तकनीक के उपयोग पे विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी कही।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता को आसानी से मिले, इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। गुरुवार को स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री चंदन रामदास मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से यातायात व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है, साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग रहने और उनका पालन करने के प्रति भी जागरूक किया जाता है। और टिहरी बांध को बनाने वाली डीएचडीसी द्वारा उत्पादित बिजली में 25% हिस्सेदारी का मामला अब कभी भी निर्णायक मोड़ पे पहुंच सकता है। उत्तराखंड सरकार इसको लेकर गंभीर हो गई है। सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के नेतृत्व में वकील की एक मजबूत टीम तैनात कर दी है। बता दें कि टीएचडीसी में 75% केंद्र की तो 25% राज्य की हिस्सेदारी है, जो आज भी यूपी को जा रही है। और अब अगर फैसला उत्तराखंड के हक में आता है तो न सिर्फ टिहरी बांध बल्कि देश भर में जहां जहां भी टीएचडीसी की परियोजनाएं हैं उनमें होने वाली कमाई का 25% हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा, जो करीब सालाना 1,500 करोड़ के आसपास होगा। ये यूपी और उत्तराखंड के बीच में डिस्प्यूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। ये एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के फेवर में डिसाइड कर लिया था, लेकिन वो एक्स पार्टी डिसीजन हुआ था, यूपी की तरफ से पैरवी नहीं हुई थी। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसमें रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दाखिल किया था। तो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होकर के रेस्टोर हो गया है। उसके बाद से हमारी तारीख नहीं लगी है, तो अब हम इसको सीरियसली पैरवी करेंगे। और भारत सरकार के महाधिवक्ता की राय ऑलरेडी उत्तराखंड के फेवर में है, भारत सरकार का स्टैंड भी उत्तराखंड के फेवर में है। अब हमने वहाँ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी, जो फार्मर अटॉर्नी जनरल भी हैं, उनको स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए नामित किया है और बहुत सीरियसली हम इसको पैरवी करेंगे। टीएचडीसी की जो अंशदान है उसमें 25% जिस स्टेट में वो स्थित है उस स्टेट को अंशदान के रूप में मिलेगा। और इसका नतीजा ये है कि केवल उत्तराखंड की परियोजना नहीं, टीएचडीसी अरुणाचल में परियोजना करते हैं या राजस्थान में अभी सोलर में परियोजना कर रहे हैं, हर परियोजना में हमें 25% अंशदान मिलेगा। और दारोगा भर्ती के कथित घोटाले की विजिलेंस जांच को मंजूरी मिली है। राज्य सतर्कता समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। सीएम की अध्यक्षता वाली सतर्कता समिति ने यह आदेश दिए हैं और पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जांच का प्रस्ताव भेजा था। साल 2015 में 339 दारोगा परीक्षा से भर्ती हुए थे और कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका थी। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दारोगा भर्ती की परीक्षा कराई थी, तो एक और भर्ती जांच के घेरे में दिखाई दे रही है। साल 2015 में 339 दारोगा परीक्षा से भर्ती हुए थे और कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका थी। इसी को लेकर यह भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में है, जांच के घेरे में है। तो दारोगा भर्ती के कथित घोटाले की विजिलेंस जांच को मंजूरी दी गई है और राज्य सतर्कता समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। तो सीएम की अध्यक्षता वाली सतर्कता समिति ने इसके आदेश दिए और पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जांच का प्रस्ताव भेजा था। साल 2015 में 339 दारोगा परीक्षा से भर्ती हुए थे और अब यह परीक्षा भी जांच के घेरे में है। कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका है और पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दारोगा भर्ती परीक्षा करवाई थी। लेकिन उत्तराखंड में एक के बाद एक कई भर्तियां, कई परीक्षाएं जांच और सवालों के घेरे में हैं। अब एक और भर्ती परीक्षा जांच के घेरे में है। और पेपर लीक केस में नकल माफिया की बढ़ती मुश्किलें जो हैं वो लगातार चूंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं और नकल माफियाओं पर चौतरफा कार्रवाई का रोड मैप अब तैयार किया जा रहा है। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी की जा रही है
और गैंगस्टर एक्ट भी नकल माफियाओं पर लगाया जाएगा। इसके अलावा एसटीएफ जांच में कई लोगों की अवैध संपत्तियों की भी जानकारी मिली है और एसटीएफ ने कुछ की जानकारी ईडी से साझा की है। यूके एसएससी भर्ती घोटाले में एसटीएफ की जांच है और लगातार ये जांच जारी है। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ इन आरोपियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान में लगी है और एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि अब तक इन आरोपियों से ही 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है, लेकिन इनके पास बेनामी और अवैध संपत्ति के तौर पे करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसकी जानकारी विवेचना में आई है। इसलिए इन प्रमुख आरोपियों के संबंधित जनपदों ने अलग अलग टीमें भेजी गई हैं इनके, जहां पे कनेक्शन हो सकते हैं। तो नकल माफियाओं को लगातार शिकंजे में लिया जा रहा है और गैंगस्टर एक्ट भी नकल माफियाओं पर लगाया जाएगा। तो एसटीएफ जांच में कई लोगों की अवैध संपत्तियों की भी जानकारी मिली है और एसटीएफ ने कुछ की जानकारी ईडी से साझा की है। तो नकल माफियाओं पर चौतरफा कार्रवाई का रोडमैप तैयार किया गया है और नकल माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट भी नकल माफियाओं पर लगेगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पे उत्तराखंड में भी अब इस तरह के जो नकल माफिया जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। कहा जाए कि जो अवैध धन अर्जित करने के लिए पूरे जो षड्यंत्र किया गया था और जो पेपर लीक का और चाहे उनके कर्मचारियों को मिली भगत हो, कंपनी की हो, तो उसकी मेन कड़ी तक हमारे पहुंचने की हम नज़दीक है कि इसमें पूरी एक चेन हमारी जो थी जुड़े हुए थे। 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये वो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा चाहे वो ओनर से लेकर हो जहाँ पेपर पब्लिश होता था, चाहे उनके कर्मचारी हो, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ लोक सेवक हैं, साथ ही साथ प्राइवेट इसमें लोग हैं जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं किसी माध्यम से पेपर को प्राप्त करके और इसमें अवैध धन अर्जित करने के लिए विभिन्न छात्रों को लीक किया था। चूँकि ये विवेचना अभी चल रही है, इसमें अभी और काफ़ी सारे छात्रों के बारे में भी पता चला है जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया इस तरह से, तो उसमें विवेचना के साक्ष्यों के आधार पर इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी इस परीक्षा को लीक कराने वाले षड्यंत्रकारियों को, जो इसके पीछे चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, कोई लोक सेवक हो, वो सभी पर हमारी नज़र इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे साक्ष्य आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन में 2 ही तरह के अपराधी हैं, एक वो जो पूरे नकल माफिया के रूप में काम कर रहा था और इस पेपर को लीक कराना, या उनके माध्यम से ऐसे छात्रों को लाना और जो उसे अवैध धन को अर्जित करना। ये सारे जो संबंधित धाराएं हैं उस सब में उनके खिलाफ मुकदमा की विवेचना चल रही है, उसी में उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया। और उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी से बीजेपी सरकार घिर गई है। मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पे बैकडोर से भर्ती कराने का आरोप लगा है। इस बीच मसूरी पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में सभी भर्तियां नियमानुसार होने की बात दोहराई है। साथ ही दिल्ली तलब की खबर का खंडन किया है। दरअसल लॉयंस क्लब मसूरी हिल्स के अधिष्ठापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भर्ती घोटाले में उनका कुछ लेना देना नहीं है। जो भी भर्तियां उनके कार्यकाल में हुई हैं सभी नियम अनुसार हुई हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में उनको दिल्ली तलब करने की खबरें दिखाई जा रही हैं जो बेबुनियाद है, क्योंकि वहां पे पूरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक होनी है 2 तारीख को 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे। ये भी स्थान बता रहा हूँ क्योंकि फिर ये कहेंगे वहां तलब कर लिया गया हूँ। और उसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है। उसके बाद अभी देहरादून एक मीटिंग करने के बाद फिर मैं अभी एक आपके सामने मसूरी में हूँ और मेरे को बताया गया कि मैं दिल्ली में तलब कर लिया गया हूँ। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ ये सब चल रहा है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर पहली बार विधानसभा के अंदर मेरे द्वारा एग्जाम भी कराया गया, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। जो पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम जिन बच्चों ने अप्लाई किया, लगभग 8000 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया और उनको हमने उनका एग्ज़ाम कराया। किसी कारण से कोई व्यक्ति, जैसा मुझे जानकारी की, हाई कोर्ट गया, उस कारण से अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो अब उसके अप्रिसिएशन की कहीं बात नहीं हो रही है। मतलब नियोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, जैसे आज ही हवा दे दी कि मैं दिल्ली तलब कर लिया गया हूँ, तो इससे अंदाजा लगा सकता है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले का मामला जो है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक और उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफड़ी ने अपनी याचिका में कहा है कि यूके एसएससी ने शिक्षा, पुलिस, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग समेत कई महत्वपूर्ण दिनों में
अलग अलग विभागों में पूर्व में भर्तियां कराई थी और इन भर्तियों में घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच उत्तराखंड एसटीएफ कर रही है। इस जांच में घोटाले के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं। एसटीएफ ने यूपी और उत्तराखंड से इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कापड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि इस भर्ती घोटाले में सफेदपोश और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों के नाम आने के कारण इसकी जांच निष्पक्षता के साथ सीबीआई से कराई जाए। ऐसे में जरूरी है कि इसकी व्यापक जांच के लिए और जो प्रभावशाली लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन सब को भी जो इसमें जिनका इसमें रोल रहा है उनको पकड़ने के लिए जरूरी है कि अब इसके केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। यही मांग हम कर रहे हैं। अब जब सरकार हाकम सिंह का कद इतना बड़ा कर दे रही है, उसके पीछे जो असली मगरमच्छ है उन्हें ढकने की कोशिश कर रही है, तो हमें लगा कि न्यायालय के शरण में हमें जाना चाहिए। तो इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आए हैं। ऐसे में और रुड़की में गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में बीते 30 अगस्त को हुई सतवीर की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी नवनीत कौर और पत्नी के प्रेमी गुरसेवक ब्योल को मृतक के एक दोस्त सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस मामले का खुलासा किया। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस को बीते 30 अगस्त को सालियर बंगलोर रोड पे व्यक्ति का शव मिला था। उसकी गर्दन धारदार हथियार से रेती गई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो मृतक की शिनाख्त सतवीर के रूप में हुई और मामले की जब जांच की गई तो एक के बाद एक जो कड़ियां खुली उसको सुन के हर कोई हैरान था। सालियर मंगलौर हाईवे पे एक डेड बॉडी जो मिली थी उसके संबंध में, क्योंकि वो उस समय अज्ञात में थी, जब उसके बारे में जब आगे पता लगाया तो वो आगे एकड़ खुर्द में उसकी पहचान सतवीर के नाम से उसकी हुई थी पहचान, सतवीर सन ऑफ करमवीर। जब आगे हम लोगों ने, जो हमारे सीओ रुड़की हैं और एसओजी इंचार्ज इंस्पेक्टर, इनकी टीम ने लगातार वर्कआउट करते हुए इस केस में आज एक दिन में लेस देन 1 डे करीब 3 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें जो इसके जो हत्या का कारण जो है उसमें 2 अभियुक्त जो मारने वाले थे और एक उसमें जो मृतक है उसकी बीवी, उसका भी रोल इसमें आया है। 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और जो बरामद माल है जो उनके साथ जो मिला था चाकू, वो बरामद किया गया है, गाड़ी बरामद हुई है। ये कारण जो मृतक है सतवीर, इसकी वाइफ का जो हत्या करने वाला है उसके साथ कुछ अफेयर था और उसको लेके दोनों आपस में साथ रहना भी चाहते थे। उसको उन्होंने सोचा जो मृतक है वो उसमें जो है रोड़ा बनेगा, उसको लेके उन लोगों ने हत्या करी। सालियर और उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में मोहल्ला अलीखा निवासी मां और बेटी की दिन दहाड़े धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने वहां चौकी पहुंच के जुर्म कबूल करने के साथ ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि ननिया अपनी बेटी शिवा के साथ काशीपुर के अलीखा में रहती थी और ननिया का पति और उसका बेटा बाहर काम करते थे। गुरुवार को करीब 11:15 बजे अलीखा मोहल्ले के निवासी सलमान के यहां पहुंची और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद सरेंडर कर दिया। आज सुबह की घटना है। एक अली खां निवासी एक लड़का है मोहम्मद सलमान, जिसके द्वारा अली खां की जो इमली चौक मोहल्ला है उसमें 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया गया है और जो कि धारदार हथियार से उन दोनों पे ही वार किया हुआ है। पुलिस को जैसे इंफॉर्मेशन भी उसके द्वारा पूरी दी गई, थाने आकर मोहम्मद सलमान द्वारा बताया कि मैंने 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया है और वो उनकी बॉडी मौके पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर जो है तुरंत कोतवाली काशीपुर से पुलिस रवाना हुई और मौके पर शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल को सील करते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और फिर अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़की है शिवा, वो उससे उसके जो है प्रेम संबंध थे और इसी के चलते उनका कुछ विवाद हुआ था। आज सुबह की अमूल और मदर डेयरी के बाद उत्तराखंड की आंचल डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध के बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। दूध के साथ ही आंचल डेयरी ने कि अन्य प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाए गए हैं। दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई और दूध उत्पादों को दाम उचित नहीं मिलने को देखते हुए दूध विकास मंत्री और बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर के दाम में बढ़ोतरी की गई है।
2 रुपये प्रति लीटर की दर कल 1 सितंबर से अपने दुग्ध उत्पादों को बढ़ाई है और मुझे उम्मीद है कि इस दर के बढ़ने से हमारा दुग्ध उत्पादन और बढ़ेगा। और मैं आप सबके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि नैनीताल दुग्ध संघ के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। मार्च से लेकर अगस्त के बीच में एक तो 6 माह के भीतर 2 बार दरें बढ़ी हैं और दोनों बार 2-2 रुपये दर बढ़ाई है। और अब उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारी संगठन और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी संगठन ने गोलीकांड में शहीदों को याद किया। नई टिहरी में गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष और संयोजक उत्तराखंड जन एकता मंच ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को शहर की विस्थापन की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका परिषद मसूरी में महिला पर्यावरण मित्रों ने शासन द्वारा दिए जा रहे मानदेय देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने जमकर नारेबाजी की। कालाडूंगी में भारतीय किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। हरिद्वार जिले के रुड़की में बीते दिनों हुई युवक सतवीर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सतवीर की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा की आम सभा का आयोजन वाल्मीकि मंदिर कमेटी में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निरंजन लाल को अध्यक्ष, सोहनलाल वैद उर्फ सोनू को महासचिव चुना गया। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बाहरी प्राचार्य की नियुक्ति के विरोध में मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति को मसूरी एमपीजी कॉलेज का प्राचार्य बनाया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए नरेंद्रनगर स्थित पालिका के रामलीला मैदान में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान सेमिनार 2022 का आयोजन किया गया। मसूरी में गणेश उत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी उत्सव के तहत सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति पूजा की गई। और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मसूरी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग 94 नरेंद्रनगर के कुमार खेड़ा के पास भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते इस रास्ते को बंद किया गया।